हेलो दोस्तों, माय नेम इज लोकेश एंड आज हम पाठ 2 अध्याय 2 हमारा अध्याय 2 है कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। ये एक लेखिका है और हमारे जो पाठ का नाम है वो है मियां नसीरुद्दीन। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज हमारे इस पार्ट लेक्चर की। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 है ये। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रियाओं द्वारा फिर एक हो जाता है। जो समय है वो एक ऐसा रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है, लेकिन जब हम पठन पाठन प्रक्रिया के द्वारा हम वह फिर से एक हो जाता है वो। ठीक है, पठन प्रक्रिया द्वारा वो फिर से एक हो जाता है। तो दोस्तों, यह शब्दों के आलोक में इन्होंने कहा है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज हमारे इस लेक्चर की। तो देखिए, आज हम इसमें कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इनके बारे में बताएंगे, इनके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा इसमें इस जो लेसन है हमारा, उसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम पाठ का थोड़ा सा संक्षिप्त रूप जानेंगे कि संक्षिप्तीकरण देखेंगे उसका, कि भाई पाठ में पूरे पाठ का ओवरव्यू देखेंगे पूरे पाठ का, कि पाठ में क्या कहा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे इस लेक्चर की। तो देखिए, कृष्णा सोबती, तो ये कृष्णा सोबती जी है। ठीक है, जिनका जन्म है वो 18 जनवरी 1925 में गुजरात, जो कि पश्चिमी पंजाब में है, जो गुजरात पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो उसे गुजरात के उसमें हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और प्रमुख रचनाएं क्या है? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सभी इनके उपन्यास हैं। ठीक है, और डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे की, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। और हम हसमत शब्दों के आलोक में, ये सभी शब्द चित्र या संस्मरण हैं। और दोस्तों, ये सभी इनकी तो हैं प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अब इनके प्रमुख सम्मान देख लेते हैं कि भाई इन्हें कहाँ कहाँ से सम्मानित किया गया है। तो पहला सम्मान मिला था इन्हें, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी सम्मान मिला था इन्हें, साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। दूसरा, हिंदी अकादमी का सलाह का सम्मान, ये भी इनको प्राप्त हुआ। और साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। और अब 1925 में जन्मी कृष्णा सोबती, 18 जनवरी 1925 में जन्मी कृष्णा सोबती का देहांत, मृत्यु, हमारे पास जो मृत्यु है इनकी वो हुई थी 19 जनवरी सन 2019 में। ठीक है, तो इनको हाल फिलहाल 4 साल ही हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देख लो, तो इसी का पाठ हम पढ़ेंगे, इन्हीं का पाठ पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या लिखा है। ये देखो, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कम लिखना विशिष्ट लिखना है। जो हिंदी साहित्य है उसमें कृष्णा सोबती की तो विशिष्ट पहचान है ही, और वो ये भी मानती हैं कि भाई कम लिखेंगे ना तो वो विशिष्ट लिखना कहलाता है। ठीक है, यही कारण है कि
जो संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मक ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया। तो इसी कारण जो उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मक शैली थी, जो साफ सुथरी रचनात्मक शैली ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया, पढ़ने वाला वर्ग बना लिया उन्होंने। ठीक है, उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। यानी कि जो उनके उपन्यास है, जो लंबी कहानियां हैं, उनकी जो संस्मरण है, जो कि यादगार है, स्मरण जो स्मरण में आए, जो याद में आए, वो संस्मरण होता है। ठीक है, तो संस्मरण के जो हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी यानी कि बहुत ही जीवन काल तक रहने वाला है, बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, वो इस तरह की उपस्थिति, दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित कर लिए उनके उपन्यासों ने, लंबी कहानियों ने, संस्मरण ने। ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। यानी कि जो हिंदी साहित्य को ऐसे यादगार चरित्र दे दिए हैं उन्होंने कि जिन्हें अमर, जो कभी मर ही नहीं सकते, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखें, जैसे कि हम उसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो जैसे है मित्रों, सानी, हसमत, क्या क्या है, मित्रों, सानी, हसमत आदि है। ठीक है, और अब भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में लिया जाता है। दोस्तों, पहली कतार में कृष्णा सोबती आती हैं। भारत पाकिस्तान में जिन लेखकों ने कालजयी रचनाएं की हैं हिंदी में, उनमें से पहली कतार में जो जो भी आते हैं ना, उनमें से एक है कृष्णा सोबती। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल का झूठा सच, ये एक रचना है उसकी। राही मासूम रजा के आधा गांव, ये भी जो राही मासूम रजा है उसकी एक रचना है। और भीष्म साहनी की तमस, ये भी भीष्म साहनी की एक रचना है। उसके साथ साथ दोस्तों जिंदगी नामा, जो कि किसका है, कृष्णा सोबती का, इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। मतलब दोबारा से पढ़ के बताते हैं। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल का जो झूठा सच उपन्यास है, ठीक है, और जो राही मासूम रजा का जो आधा गांव जो है रचना, और भीष्म साहनी है ना, उसका तमस, उसके साथ साथ कृष्ण सोबती का जिंदगी नामा, इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। ठीक है, यानी कि जिस तरह यशपाल का झूठा सच एक उपलब्धि है उसके लिए, इसी तरह कृष्णा सोबती का भी जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। जो प्रसंग आएगा उसमें, अब देख लियो आप। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। ये संस्मरण है, जो यादगार कहानी, जो यादें हैं उनकी, उनको उन्होंने लिखा है, तो वो संस्मरण है। तो संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिनमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यानी कि जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन का एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मतलब एक दूसरे का जो व्यक्तित्व होता है उसके रूप में उन्होंने, है ना, जो हसमत नामक चरित्र, जो हसमत नामक जो उनकी रचना है ना, उसका प्रयोग, उसका सृजन, उसको बनाया है उसने। ठीक है, वो एक अच्छा उदाहरण है एक दूसरे के व्यक्तित्व के रूप में। ठीक है,
कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है। जो कृष्णा जी का भाषिक प्रयोग है उसमें भी विविधता है। उन्होंने हिंदी के कथा भाषा की विलक्षण ताजगी दी है। जो उन्होंने कथा भाषा है उसकी विलक्षण ताजगी दी है हिंदी की। ठीक है। सांस्कृतिक तत्समता, उर्दू का बांकापन, पंजाबी का जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। ठीक है। अब देख लो थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण किसका, लेसन पार्ट अध्याय का, अध्याय 2 मियां नसीरुद्दीन। तो उसका देख लो। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि भाई किस संग्रह से, किस नामक संग्रह से लिया गया, भाई कौन सी रचना से लिया गया है? हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। इसमें जो खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन है उसका व्यक्तित्व है, रुचियां हैं, ठीक है, स्वभाव है, उसका शब्द चित्र खींचा गया है। नानबाई मतलब जो तरह तरह की रोटियां बनाता है उसे। ठीक है। और मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटियां पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत बताते हैं। उन्होंने खानदानी महारत हासिल कर रखी है, ऐसा वो मियां नसीरुद्दीन स्वयं के बारे में बताते हैं। ठीक है। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं। जो अपना जो ये पैसा है, पैसा मतलब वो नहीं रुपए, ऐसा नहीं पैसे, ठीक है, वो वाला पैसा नहीं, ये पैसे हैं। जैसे कि उनसे पूछा जाए कि भैया आपका पैसा क्या है, पैसे क्या है, पैसा क्या है, तो वो कहें कि भाई रोटियां बनाने ये मेरा पैसा है। आपका अंदाज जो आपका काम है वो क्या है, तो उस काम को ही वो कला का दर्जा दे रहे हैं। किसका दर्जा दे रहे हैं दोस्तों? कला का दर्जा दे रहे हैं। और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। जो वो हैं वो पता क्या मानते हैं कि भाई जो अपने पैसे को ही तो वो कला मानते हैं। कला का दर्जा दिया और जो करके सीखा है, जो कर करके सीखा है, उसे ही वो अपना असली हुनर मानते हैं। तो दोस्तों जो करके सीखता है वो ही असली, उसको ही वो असली हुनर मानते हैं। ठीक है। तो कलम मियां नसीरुद्दीन ये चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो आपके मित्रगण, दोस्त, भाई लोगों। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।